तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं लेखा शास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। ठीक है, अकाउंटेंसी का जो आपका पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पूंजी का वह भाग जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कि प्रदत्त पूंजी, नेक्स्ट है निर्गमित पूंजी एंड गाइस नेक्स्ट है याचित पूंजी। इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है अधिकृत पूंजी। आपको बताना है कि पूंजी का वह भाग जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया जाता है वो कहलाता है प्रदत्त पूंजी। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन आपको मिला है यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा अंशों के अंकित मूल्य, अंशों के याचित मूल्य पर या फिर अंशों के चुकता मूल्य पर एंड गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है अंशों के निर्गमित मूल्य पर। 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है रॉन्ग ऑप्शन है। 3rd नंबर पर ऑप्शन है अंशों के चुकता मूल्य, ये भी आपका रॉन्ग है। 2nd नंबर पर ऑप्शन है अंशों के याचित मूल्य, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है और फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा अंशों के निर्गमित मूल्य। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के स्थित विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुसूची 3 भाग 1, सेकेंड ऑप्शन है अनुसूची 3 भाग 2, नेक्स्ट है अनुसूची 3 भाग 3 एंड इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है अनुसूची 3 भाग 4। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अनुसूची 3 भाग 1 कंपनी के स्थित विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2000 की अनुसूची में है। ठीक है, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि औसत पूंजी का संबंध है। तो औसत पूंजी का संबंध किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है विनियोजित पूंजी से, नेक्स्ट है अंशधारियों के कोष से, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि शुद्ध उधार कोष से और इसके बाद 4 नंबर पर है शुद्ध उधार बिक्री से। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध उधार बिक्री से। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है। AS 3 से, नेक्स्ट AS 9 से और यहाँ पर 3rd नंबर पर ऑप्शन है AS 6 से, नेक्स्ट है AS 12 से। आपको बताना है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। 4 नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है राइट है या फिर रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है तो फर्स्ट जो ऑप्शन मिला है यही आपका राइट है। अब क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं। तो लिखित समझौते को हम कहते हैं साझेदारी संलेख। ठीक है, एक शब्द में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है तो आप लिखोगे कि साझेदारी संलेख। नेक्स्ट है स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता सदैव कौन सा शेष प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जमा शेष। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है। तो कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है, यहाँ पर इसका आंसर एक शब्द में आपको देना है। आप लिखोगे कंपनी रजिस्ट्रार। तो कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी के नाम को अनुमोदित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी गाइस क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न कि साझेदारी की 2 विशेषताएं लिखिए। आप लिखोगे साझेदारी की 2 विशेषताएं हैं लाभ और हानि का बंटवारा। साझेदारी का दायित्व, साझेदारी की कुछ और विशेषताएं, फर्स्ट हो जाएगा लाभ और हानि का बंटवारा, साझेदारी का दायित्व। इसके बाद इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। आप लिखोगे कि साझेदारी में
दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। साझेदारों को लाभ और हानि को बांटने पर सहमत होनी चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक औपचारिक अनुबंध होना चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों की अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि साझेदारी की दो विशेषताएं। इसके बाद कुछ और भी देखिए, आप लिखोगे कि साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक ठहराव होना चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक कारोबार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच लाभ कमाने का ठहराव होना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना है कि साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच लाभ को बांटने का ठहराव होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन आपको दी गई थी उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फर्म से क्या आशय है? आप लिखोगे फर्म का मतलब है कोई संगठित व्यवसाय या इकाई जो आर्थिक गतिविधियों में लगा हो। यह वाणिज्य में एक बुनियादी इकाई है। फर्म के कई प्रकार और आकार हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्म से क्या आशय है, पहले आपको थोड़ा इस तरह से लिखना है कि फर्म का मतलब क्या है, और इसके आगे इसका आंसर आप क्या लिखोगे, चलिए गाइस उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर किस तरह से लिखोगे, फर्म का मतलब है और जो लाइनें दी गई, इसके बाद आप लिखोगे फर्म में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री होती है। फर्म की संपत्ति में सभी संपत्ति अधिकार और व्यापार की साख शामिल होती है। साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी रखने वाले साझेदार दूसरे साझेदारों की सहमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को अपना हिस्सा नहीं बेच सकते। फर्म का विघटन उस फर्म के सामान्य व्यवसाय पर समापन होता है। फर्म के विघटन के बाद सभी परिसंपत्तियों को बेचा जाता है और सभी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के मुताबिक सभी साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को फर्म का विघटन कहते हैं। ठीक है, तो फर्म से क्या आशय है, फर्स्ट आपको वहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालनी है कि फर्म का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी सल्लेख का क्या अर्थ है। आप लिखोगे साझेदारी सल्लेख, जिसे साझेदारी समझौता भी कहते हैं, एक कानूनी दस्तावेज है जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी के संबंध को स्थापित करता है, जिसमें साझेदारी के अधिकार, कर्तव्य, लाभ, हानि का विभाजन और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें शामिल होती हैं। इसका व्यापक अर्थ क्या है, चलेगा इस उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है कि साझेदारी सल्लेख का क्या अर्थ है। तो साझेदारी सल्लेख वहाँ पर आप हेडिंग डालोगी और इसका अर्थ क्या है, पहले ये जो यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं इनको लिखना है। व्यापक अर्थ में फर्स्ट हेडिंग डालोगे साझेदार का आधार, इसमें आप लिखोगे कि साझेदारी सल्लेख साझेदारी के गठन का आधार होता है, जिसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधित शर्तों का उल्लेख होता है। साझेदारों के बीच संबंध, यह दस्तावेज साझेदारों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करता है, जिसमें उनके योगदान, लाभ और हानि के वितरण के नियम शामिल होते हैं। अधिकार और कर्तव्य, साझेदारी सल्लेख साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में मार्गदर्शन मिलता है। कानूनी दस्तावेज, यह एक, और इसके आगे जो दिया गया उसको आपको लिखना है। साझेदारी का नाम, उद्देश्य, लाभ, हानि का वितरण, इसमें साझेदारी का नाम, साझेदारों के नाम, साझेदारी का उद्देश्य, लाभ और हानि का वितरण और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपको इसका आंसर लिख कर आना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक कोष से क्या आशय है। आप लिखोगे आंतरिक कोष का मतलब है किसी संगठन या व्यवसाय के अंदर से आने वाला धन या संसाधन। आंतरिक कोष को वित्त का आंतरिक स्रोत भी कहा जाता है। आंतरिक कोष के कुछ उदाहरण है आंतरिक सुरक्षा कोष, आंतरिक सेवा निधि, एंटरप्राइज फंड। तो आंतरिक कोष से क्या आशय है, पहले आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ पर इस तरह से लिख कर आना है। ठीक है, अब इसके आगे इसमें आप क्या लिखोगे, चलिएगा इस उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप यही डालोगे कि आंतरिक कोष का मतलब। इसके आगे आप लिखोगे आंतरिक सुरक्षा कोष का इस्तेमाल
आतंकवाद, अपराध और साइबर अपराध से निपटने में किया जाता है। आंतरिक सेवा नीति का इस्तेमाल सरकार के विभागों के बीच लागत प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इंटरप्राइज फंड का इस्तेमाल किसी व्यावसायिक उद्यम के संचालन में किया जाता है। क्लियर? तो आंतरिक कोष से क्या आशय है इसको भी आपने देख लिया और इसमें कुछ और भी थोड़ा आंसर आपने यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के देख लिया। क्लियर? इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। ऐसा कौन सा आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? पूरी बुक से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें थोड़ा और देख लीजिए आप लोगों के वित्त के स्रोत दो तरह के होते हैं। आंतरिक जैसे व्यवसाय के अंदर से, व्यवसाय के बाहर से। वित्त के स्रोतों में ये चीज़ें शामिल हैं: अल्पकालिक कार्यशील पूंजी, अचल संपत्तियां, दीर्घ अवधि में अन्य निवेश। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आंतरिक कोष से क्या आशय है और इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया है, चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वसूली खाते से क्या आशय है। आप लिखोगे वसूली खाता एक ऐसा खाता है जो किसी साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान परिसंपत्तियों को बेचकर और देनदारियों का भुगतान करके होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वसूली खाता क्या है? एक ऐसा खाता है जो कि किसी साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान परिसंपत्तियों को बेचकर और देनदारियों का भुगतान करके होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। पहले आपको ये दो तीन लाइनें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में लिख देनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद वसूली खाते से क्या आशय है इसके आगे आप क्या लिखोगे, तो चलिए गाइस उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपको हेडिंग डाले कि वसूली खाता क्या है और इसमें आप लिखोगे यह एक नाममात्र खाता है जो फर्म के विघटन के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वसूली खाते से क्या आशय है आपने देखा। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वसूली खाता क्या है। वसूली खाता क्या है ये हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें ये दो तीन लाइनें लिखनी है। इसके बाद हेडिंग डालोगे यह क्यों बनाया जाता है, इसमें आप लिखोगे इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान पर लाभ या हानि का पता लगाना है। वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान पर लाभ या हानि का। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे कैसे काम करता है। इसमें आप लिखोगे कि फर्म की सभी परिसंपत्तियों यानी रोकड़ और बैंक को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। सभी वाहन देनदारियों को भी उनके पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान से संबंधित सभी लेन देन को वसूली खाते में दर्ज किया जाता है। अंत में वसूली खाते का शेष लाभ या हानि, तो जो नीचे आपको दिया गया था वो भी आपको गाइस पढ़ लेना है। ठीक है, न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं, आप लिखोगे कंपनी द्वारा जनता से शेयर जारी करने के लिए जो न्यूनतम राशि हासिल करनी होती है उसे न्यूनतम अभिदान कहते हैं। कंपनी अधिनियम के मुताबिक न्यूनतम अभिदान की रकम कुल निर्गमन का 90% तय की गई है। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती तो कंपनी को आवेदन पर मिली पूरी रकम वापस करनी होती है। ठीक है, तो न्यूनतम अभिदान हम किसे कहते हैं, पहले आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। इतना लिखने के बाद कुछ और भी यहाँ पर आगे देख लीजिए आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी द्वारा जनता से शेयर जारी करने के लिए जो न्यूनतम राशि हासिल होती है उसे हम न्यूनतम अभिदान कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे जब कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या से कम शेयरों के लिए आवेदन आता है तो इसे न्यून अभिदान या अल्प अभिदान कहते हैं। कंपनी को बंद होने की तारीख तक पूरे इशू से बाहर निकलने के लिए
न्यूनतम संख्या में शेयरों की ज़रूरत होती है, इसे न्यूनतम सदस्यता कहते हैं। कंपनी द्वारा जनता को शेयर जारी करने के लिए जब आवेदन राशि तय की जाती है तो इसे सीमा अंतर नियम के प्रावधानों के मुताबिक तय किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि कंपनी द्वारा जनता को शेयर जारी करने के लिए जब आवेदन राशि तय की जाती है तो समान श्रेणी के सभी शेयरों पर मांग को एक समान आधार पर तय किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं? तो इसको आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? तो पहले आप हेडिंग डालोगे अधिकृत पूंजी, इसमें आप लिखोगे कि कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को जारी किए जाने वाले शेयरों की अधिकतम राशि को दर्शाती है जिसे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अधिकृत पूंजी हम किसे कहते हैं? पहले आपको इसमें ये यहाँ पर जो 2 लाइनें दी गई हैं इस तरह से इसका आंसर वहाँ पर लिखना है। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? इसके आगे इसमें आप क्या लिखोगे? चलिए गाइस उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, हेडिंग डाली है अधिकृत पूंजी और उसमें जो दिया गया वो लिखना है। परिभाषा एक देखिए, व्यवस्थित परिभाषा में आप लिखोगे कि अधिकृत पूंजी कंपनी की पंजीकृत या नाम मात्र पूंजी होती है जो शेयर पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसे कंपनी अपने संवैधानिक दस्तावेजों के अनुसार जारी कर सकती है। सीमा हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि यह कंपनी के लिए शेयरों के जारी करने की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है जिसे कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिभाषित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया था कि अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? तो अधिकृत पूंजी क्या है पहले उसको आपने देख लिया। उसके बाद अधिकृत पूंजी की एक व्यवस्थित परिभाषा क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं, इन पर भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं आपको क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। सच में अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है कि अंशों के समर्पण से क्या आशय है? आप लिखोगे अंशों के समर्पण का आशय यह है कि शेयर धारक अपनी इच्छा से कंपनी को अपने शेयर वापस कर देता है जिससे शेयर रद्द हो जाते हैं। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जबकि अंशों के हरण कंपनी द्वारा की जाती है अगर शेयर धारक भुगतान में चूक जाता है। और इसके आगे आप क्या लिखोगे? चलिएगा उसको देख लेते हैं। तो पहले आपको अंशों के समर्पण से क्या आशय है, पहले आपको यहाँ पर जो 2-4 लाइनें दी गई आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे अंशों के समर्पण और इसमें आप लिखोगे जब कोई शेयर धारक अपनी हिस्सेदारी को स्वेच्छा से कंपनी को वापस कर देता है तो इसे अंशों का समर्पण कहते हैं। स्वैच्छिक प्रक्रिया में आप लिखोगे यह शेयर धारक की इच्छा पर निर्भर होता है और कंपनी को शेयर वापस करने का निर्णय शेयर धारक द्वारा क्या लिखोगे? और कंपनी को शेयर वापस करने का निर्णय शेयर धारक द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो अंशों के समर्पण से क्या आशय है? तो अंशों का समर्पण क्या है इसको आपने देखा। शेयरों का रद्द होना, इसमें आप लिखोगे कि समर्पण के परिणाम स्वरूप शेयर धारक के शेयर रद्द कर दिए जाते हैं। अंशों के हरण, अगर कोई शेयर धारक कंपनी को शेयरों के लिए निर्धारित भुगतान नहीं करता है तो कंपनी कानूनी रूप से शेयर धारक से शेयर वापस ले सकती है जिसे अंशों का हरण या अंशों की हरण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अंशों के समर्पण से क्या आशय है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपने विस्तृत में देखा। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करेंगे? चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर बताइए। तो चालू अनुपात में आप लिखोगे पहले आप लिखोगे चालू अनुपात और तरल अनुपात दोनों ही कंपनी की तरलता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है।
चालू अनुपात में सभी चालू संपत्तियां शामिल होती हैं, जबकि तरल अनुपात में केवल तरल संपत्तियां जैसे नकदी, बैंक बैलेंस और जल्दी से। इसके बाद यहाँ पर गाइस आप हेडिंग डालोगे चालू अनुपात, तरल अनुपात, और इसकी परिभाषा देख लीजिए। आप लिखोगे किसी कंपनी की चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के बीच का अनुपात किसी कंपनी की तरल परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के बीच का अनुपात। शामिल संपत्ति सभी चालू संपत्ति, इन्वेंट्री, प्राप्य खाते, नकदी आदि। केवल तरल संपत्ति, नकदी, बैंक बैलेंस और जल्दी से नकदी में बदले जा सकने वाले निवेश। तरलता का आंकलन, इसमें आप लिखोगे कि किस कंपनी की अल्पकालिक दायित्व को पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर बताइए। तो यहाँ पर फर्स्ट आप चालू अनुपात और तरल अनुपात हेडिंग डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परिभाषा किस तरह से लिखनी है उसको आपने देख लिया। अब निष्कर्ष में आप लिखोगे कि चालू अनुपात तरलता का एक व्यापक माप है, जबकि तरल अनुपात तरलता का एक अधिक रूढ़िवादी माप है। तरल अनुपात चालू अनुपात की तुलना में कंपनी की तत्काल वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाता है। किसी कंपनी की तरलता स्थिति का मूल्यांकन करते समय दोनों अनुपातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इसको यहाँ पर आपने देख लिया। अब निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि चालू अनुपात तरलता का एक व्यापक माप है, जबकि तरल अनुपात तरलता का एक अधिक रूढ़िवादी माप है। और तरल अनुपात चालू अनुपात की तुलना में कंपनी की तत्काल वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैर रोकड़ मदे क्या हैं। आप लिखोगे कि गैर रोकड़ मदे वे आय या व्यय होते हैं जो नकदी के आवागमन को प्रभावित नहीं करते, जैसे कि ह्रास या अमूर्त संपत्ति का मूल ह्रास। इसके बाद आप लिखोगे लेकिन फिर भी वे लाभ हानि खाते में शामिल होते हैं। तो गैर रोकड़ मदे क्या है, क्या लिखना है पहले कि गैर रोकड़ मदे वे आय या व्यय होते हैं जो नकदी के आवागमन को प्रभावित नहीं करते, जैसे कि ह्रास या अमूर्त संपत्ति का मूल ह्रास, लेकिन फिर भी वे लाभ हानि खाते में शामिल होते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे कि रोकड़ मदे क्या हैं। आप लिखोगे ये वे मदे हैं जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करती है, लेकिन वे नकदी के वास्तविक प्रभाव को प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए ह्रास एक गैर रोकड़ व्यय है, क्योंकि कंपनी को वास्तव में नकदी खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी यह संपत्ति के मूल्य में कमी को दर्शाता है। आपूर्ति संपत्ति का मूल ह्रास भी एक गैर रोकड़ व्यय है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि अन्य गैर रोकड़ मदों में प्रावधान और अस्थगित कर शामिल है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है रोकड़ मदों का महत्व। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे रोकड़ मदों का महत्व, और इसमें आप लिखोगे कि गैर रोकड़ मदों को लाभ हानि खाते में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाते हैं। वे कंपनी के वास्तविक लाभ या हानि को दर्शाने में मदद करती है। वे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करते हैं। तो रोकड़ मदों का महत्व हेडिंग डालकर आप क्या लिखोगे कि गैर रोकड़ मदों को लाभ हानि खाते में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाते हैं। वे कंपनी के वास्तविक लाभ या हानि को दर्शाने में मदद करती है। वे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करते हैं। रोकड़ मदों के उदाहरण क्या है उनको भी देख लीजिए। तो रोकड़ मदों के उदाहरण में आप लिखोगे फर्स्ट ह्रास, नेक्स्ट आप लिखोगे अमूर्त संपत्ति का मूल ह्रास। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको ये लिखना है प्रावधान, और प्रावधान लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखना है अस्थगित कर। तो रोकड़ मदों के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ पर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसी क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे गैर रोकड़ मदों का रोकड़ प्रवाह विवरण पर प्रभाव। आप लिखोगे गैर रोकड़ मदों का रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया जाता है,
क्योंकि वे नकदी के वास्तविक प्रवाह को प्रभावित नहीं करते हैं। हालांकि उन्हें रोकड़ प्रवाह विवरण में जोड़ा या घटाया जा सकता है ताकि कंपनी के वास्तविक नकदी प्रवाह को दिखाया जा सके। और इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि उदाहरण के लिए हिराश को रोकड़ प्रवाह विवरण, आप लिखोगे उदाहरण के लिए हिराश को रोकड़ प्रवाह विवरण में जोड़ा जाता है क्योंकि यह एक गैर रोकड़ व्यय है जो कंपनी के लाभ को कम करता है लेकिन नकदी को प्रभावित नहीं करता है।